हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के एक और इस न्यू वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी 2026 का जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है सीई का, जो इसकी एग्ज़ाम डेट हमारे सामने 1 जून से 15 जून के बीच निकल कर आ चुकी है। उस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जो है क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और किस सब्जेक्ट के क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे हमारे पास हर साल हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि हमारा पेपर आउट में से आउट स्कोर वहाँ पे हम अच्छी तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इंडियन आर्मी 2026 का एग्ज़ाम हमारे सामने निकल आ चुकी है एग्ज़ाम डेट। उसके अंदर उस एग्ज़ाम के अंदर हमारा जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी पूरे 100 नंबर के, और हमें फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए उन 50 क्वेश्चन में से कम 38 से 40 क्वेश्चन तो हमें करने ही होंगे, हर हाल में करने होंगे। अगर आप मैं आपकी स्टेट के बारे में बता दूँ, तो अगर आप राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और अगर यूपी, बिहार इनमें से हैं, तो आपको कम से कम 38 से 40 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने होंगे, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन जो है उस एग्ज़ाम के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेना ही लेना है तो। इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम जो है वो हमारे पास 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, करंट जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारे मिलाकर हमारे पास 15 क्वेश्चन हमें वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन-सा सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और कौन से टॉपिक्स उस चैप्टर के अंदर या उस सब्जेक्ट के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूँ कि अगर आप निश्चित अपनी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। वो कौन से सब्जेक्ट को देना है, तो वो है साइंस और मैथ और रीजनिंग। दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप इन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, तो आप वहाँ पे उतना ही अच्छा स्कोर वहाँ पे कर पाओगे। क्योंकि अगर साइंस, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसे पढ़ लेते हो, तो उसी के अंदर से क्वेश्चन आना फिक्स है। जैसे कि अगर आप मैथ को एक बार अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, तो उसी के अंदर से सिलेबस आना है, जो आपने पढ़ा है उसी के अंदर से क्वेश्चन बनने हैं। हालाँकि लैंग्वेज थोड़ी इधर-उधर, ऊपर-नीचे हो जाएगी, लेकिन आप उन क्वेश्चन को कर जाओगे, अगर आपने 100% अगर अच्छी तरीके से अगर आपने एक बार अपना सिलेबस पूरा कवर किया है तो। ऐसा ही रीजनिंग के साथ भी होता है कि हमारे पास 5 क्वेश्चन हमें रीजनिंग को देखने को मिलते हैं, वो भी 10 नंबर के आते हैं, क्योंकि आपको पता है हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो वहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको भी रीजनिंग का भी एक बार पूरा अच्छी तरीके से आपको सिलेबस करना है। मैथ और रीजनिंग का तो यही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि आपको पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको करना ही करना है। और अगर मैं आपको फिर भी अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, तो यहाँ पे अरिथमेटिक थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है सारी की सारी। मैं 1-2 टॉपिक का नाम यहाँ पे बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता है मैथ पूरी ही इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हालाँकि अगर आप फिर भी चाहो, तो आप एडवांस मैथ को शायद आप एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि एडवांस मैथ से क्वेश्चन कभी-कभार शिफ्ट में किसी-किसी शिफ्ट में आ जाता है। बाकी अधिकांश शिफ्ट में जो है सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक से ही हमें देखने को मिलते हैं और बेसिक मैथ से ही हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैथ को एक बार पूरा सिलेबस 100% कवर कीजिए। लेकिन अगर आप उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपसे नहीं हो पा रहा है और वो टॉपिक अगर एडवांस मैथ का है, तो आपको इतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एडवांस मैथ से शायद क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। हर बार हमें एडवांस मैथ से क्वेश्चन एक आधी शिफ्ट में ही देखने को मिलता है। बाकी जो अधिकांश क्वेश्चन है वो आपको अरिथमेटिक से ही देखने को मिलते हैं। अरिथमेटिक यानी प्रतिशत, लाभ, हानि, चुनाव, जनसंख्या, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से हमें क्वेश्चन देखने को बार-बार रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं और लगभग हर शिफ्ट में इन टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से अपनी मैथ की स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको एक बार तो अगर आप कर सकते हो, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है अच्छी तरीके से। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि एडवांस मैथ आपसे नहीं हो रही है, तो फिर आपको वहाँ पे लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको एडवांस मैथ के क्वेश्चन हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं और आएगा तो भी आपकी शिफ्ट में आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा एडवांस मैथ के क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं वहाँ पे सीई एग्ज़ाम के अंदर। तो वहीं पे भी अगर आप एडवांस मैथ को छोड़ देते हो, फिर भी अगर आप 15 में से 13 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो मैथ के अंदर, तो वो भी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसके अलावा बात करूँ रीजनिंग की लेकर, तो रीजनिंग तो आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से आपने रीजनिंग एक बार कवर की है, आपको अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग बिल्कुल यहाँ पे हार्ड नहीं आती, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि रीजनिंग बहुत हार्ड आती है। मैं तो आपको ये बोलूँगा, रीजनिंग आप अच्छी तरीके से निकाल जाओगे मेरे भाई, अगर आपने मैथ के ऊपर भी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली, अगर आपको सभी स्क्वायर, क्यूब ये सब भी आपको अच्छी तरीके से याद है, तो आप रीजनिंग आराम से निकाल जाओगे। आपको रीजनिंग की बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है रीजनिंग। बिल्कुल ईज़ी आती है आर्मी की रीजनिंग। आप अच्छी तरीके से 5 में से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ आउट करके आओगे। ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने अपनी मैथ के ऊपर
काम कर लिया, तो यूँ समझ लीजिए आपने रीज़निंग के ऊपर भी काम कर लिया। बस आपको एक बार जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कौन-सा क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है। रीज़निंग बिल्कुल ईज़ी आती है, जिस बंदे ने मैथ में 15 में से अगर 13 कर दिए, तो मैं समझूँगा मैथ और रीज़निंग दोनों के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें आसानी से 17 से 18 क्वेश्चन आसानी से कर लेगा वो भाई। इसके अलावा अब बात निकल कर आती है कि साइंस में क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों साइंस आप सभी को पता है 15 क्वेश्चन की साइंस हमारे पास 15 क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं वहाँ पे। तो उसमें से जो है आप सभी को अच्छी तरीके से पता है 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के और बॉटनी के, 5 क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स के हमारे पास वहाँ पे निकल के आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे-जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाते हो, वैसे-वैसे आपकी साइंस स्ट्रॉन्ग होती जाती है और केमिस्ट्री के जो कांसेप्ट है, वही आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिल जाएँगे और वही आपको फिजिक्स में भी देखने को मिल जाएँगे। इसलिए आपको क्या किस प्रकार से अपनी साइंस की स्ट्रेटजी बनानी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक का तो मैं यहाँ पे नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, वो इसलिए नहीं ले रहा, मैं अभी आपको अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने लग जाऊँगा, तो आप सभी सिर्फ़ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आप अपना पूरा होल सिलेबस जो है, उसे कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए मैं अभी बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताने वाला, जब एग्ज़ाम का 1 महीना बच जाएगा, तब मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर ला के दूँगा, आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। लेकिन अगर मैंने अभी से हम सभी ने अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ़ पढ़ने शुरू कर दिए, तो हमारा सिलेबस कहीं न कहीं छूट जाएगा और उस सिलेबस छूटने की वजह से हमारा अगर 1-2 क्वेश्चन हमारा छूट गया, तो फिर हम वहाँ पे घाटे में चले जाएँगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ़ इतना बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको साइंस की तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री अगर आप जैसे ही पूरी कंप्लीट कर लेते हो, उसको रोकिए, फिज़िक्स पूरी कीजिए, फिर आप बायोलॉजी के ऊपर आइए और उसके बाद आप बॉटनी पढ़िए। क्योंकि बॉटनी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 2024 के क्वेश्चन जो है वो बॉटनी से हमें 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे साइंस में, लेकिन 2025 के अंदर जो है वो बॉटनी से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिज़िक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है और उसके बाद ही आपको बॉटनी पढ़नी है। और मैं सबसे ज़्यादा आपको बोलूँगा कि आपको केमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरी खुद की शिफ्ट में केमिस्ट्री के 5 से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना है और सबसे पहले आपको अपनी केमिस्ट्री अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जीके के बारे में। जीके का आप सभी को पता है हमारे पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। उनमें कहाँ से क्या, कब, कैसे क्वेश्चन आएँगे, किसी को नहीं पता। इसलिए मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप सिर्फ़ जीके या किसी और सब्जेक्ट के भरोसे ही आप एग्ज़ाम देने चले जाएँ। इसलिए यहाँ पे मैथ पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से यानी 23, 24, 25 में जो जीके आई है, उसका कोई ठिकाना नहीं। कहीं से भी जीके उठा के डाल दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 2025 के अंदर जो करंट जीके आया था, उसका आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो बंदे अच्छी तरीके से पूरे जीके उन्होंने रट दी थी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जो उन्होंने सब कुछ रट दी थी, फिर भी बंदे 10 से 15 आई मीन 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में ही अटक जा रहे थे। और जो बंदे 10-12 क्वेश्चन कर रहे थे, उन सभी का नाम पीडीएफ के अंदर आया था। लेकिन जिस बंदे ने 7 से 8 क्वेश्चन किए हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि सिर्फ़ आप जीके के भरोसे पढ़ के आप एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपको जीके पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है जीके के अंदर, वो सेक्शन है पॉलिटी का। पॉलिटी का यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएँगे। आप सभी को पता है 2-2 क्वेश्चन हमें सब सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं जीके के अंदर, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। लेकिन पॉलिटिकल का ऐसा है कि 15 में से आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे और वो भी रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी जिस बंदे की फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर है, वही क्वेश्चन आपको दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट या अगले दिन देखने को 100% मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पिछली बार 2 एग्ज़ाम दिए थे, दोनों एग्ज़ाम के अंदर सेम क्वेश्चन मेरे रिपीट हुए थे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स को आपको पूरा 100% रट के पी जाना है। बिल्कुल ऊपर-ऊपर से आपको पॉलिटी पढ़नी है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप बहुत डीप पढ़िए, लेकिन ऊपर-ऊपर से पढ़िए, आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्वेश्चन आना है डेफ़िनिटली 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। ज्योग्राफी का ऐसा है कि कभी 1 क्वेश्चन आएगा, कभी 2 क्वेश्चन आएगा या कभी 3 क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी का मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा टाइम दीजिए, आप पढ़िए, आपको बिल्कुल फिर वही बात आती है कि आपको 100% तो एक बार पूरा अपना सिलेबस करना है। जितना आप जीके में जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना तो आप पढ़ लीजिए। लेकिन सिर्फ़ जीके को भरोसे आप चले मत जाना पेपर देने के लिए। क्योंकि जीके में करंट जीके का जो लेवल आता है वो बहुत थोड़ा हाई आ जाता है और वहाँ पे करंट जीके के 7 से 8 क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं 15 क्वेश्चन के अंदर से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्टैटिक जीके पढ़िए और पॉलिटिकल पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए और करंट करंट जीके आप अभी से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं करी है, तो पिछला जो करंट जीके है लगभग साल भर का करंट जीके मैं आपको बोलूँगा कि आपको साल भर का करंट जीके तो अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो स्टैटिक जीके का और पूरे होल जीके का सिलेबस ही मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितना ज़्यादा स्टैटिक जीके पढ़ सको, पढ़िए। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़िए। आपको ऊपर-ऊपर से इन तीनों सब्जेक्ट पे भी नज़र बनाए रखनी है। इसके साथ ही आपको करंट जीके भी अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। अगर आपने अभी से भी करंट जीके पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, आपको करंट जीके पढ़ना ही पढ़ना है।